शहर के बीचों बीच भीड़-भाड़ और शोरगुल से दूर ज्ञान सागर नाम की एक पुरानी लाइब्रेरी थी। यह लाइब्रेरी शहर के इतिहास का एक अहम हिस्सा थी, जिसकी दीवारों ने न जाने कितनी कहानियां और राज अपने भीतर समेट रखे थे। यह सिर्फ किताबों का घर नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्यों और अनगिनत यादों की तिजोरी थी। यहाँ हर किताब, हर अलमारी और हर कोना अपने आप में एक दास्तान कहता था। पुराने लकड़ी के फर्श पर चलने से आती चरमराहट भी मानो किसी भूले बिसरे समय की गवाही देती थी। सुबह की पहली किरण जब लाइब्रेरी की धूल भरी खिड़कियों से अंदर आती, तो किताबों की कतारों पर सुनहरी रोशनी बिखर जाती। उस रोशनी में तैरते धूल के कण जैसे किसी रहस्य की परतें खोल रहे हों। माहौल में एक अजीब सी शांति और रहस्य का एहसास घुल जाता। उस सुबह मौसम कुछ अलग था। चारों ओर हल्की धुंध छाई थी और हवाओं में एक अनजाना सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की रफ्तार थम गई हो। आसमान में घने बादल थे और हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे किसी अनहोनी का आभास कर रही थी। लाइब्रेरियन श्री वर्मा रोज की तरह समय पर पहुंचे। हर दिन की तरह उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन आज लाइब्रेरी में एक अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर सुबह सुबह कुछ कर्मचारी और पाठक आ जाते थे, पर आज सब कुछ सुनसान था। श्री वर्मा ने चारों ओर देखा, हर कोना खाली था। उनकी अनुभवी आंखों ने तुरंत महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। वे धीरे धीरे रीडिंग रूम की तरफ बढ़े, जहां आमतौर पर सबसे ज्यादा हलचल होती थी। लेकिन आज दरवाजा अंदर से बंद था, जो बहुत असामान्य था। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, कोई है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लाइब्रेरी की दीवारों ने उनकी आवाज को लौटा दिया, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। घबराकर श्री वर्मा ने बाकी कर्मचारियों को बुलाया। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा और जो नजारा सामने था, उसने सबको सन्न कर दिया। अंदर मेज पर शहर के मशहूर इतिहासकार श्री रमेश चंद्र मृत पड़े थे। उनकी उपस्थिति हमेशा लाइब्रेरी में ज्ञान और जिज्ञासा का संचार करती थी, लेकिन आज वे निःशब्द थे। उनकी आंखें खुली थीं, मानो वे किसी अनसुलझे रहस्य को देख रहे हों। उनके हाथ में एक पुरानी फटी हुई किताब थी, जिसकी कुछ पन्नियां गायब थीं। कमरे में कोई और नहीं था, हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन हवा में डर और बेचैनी तैर रही थी। पुलिस को तुरंत खबर दी गई। लाइब्रेरी के रहस्यमयी माहौल में अब एक नई गुत्थी जुड़ चुकी थी और हर कोई जानना चाहता था, आखिर उस सुबह यहाँ क्या हुआ था। पुलिस और डिटेक्टिव प्रणव मौके पर पहुंचे। प्रणव ने कमरे का मुआयना किया। हर तरफ से बंद, कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं। श्री रमेश चंद्र के शरीर पर चोट या जहर का कोई सबूत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल का दौरा पड़ा हो, लेकिन प्रणव को शक था। पुलिस अफसर ने आत्महत्या की संभावना जताई, लेकिन प्रणव ने कहा, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। रमेश जी के चेहरे पर डर है, निराशा नहीं। प्रणव ने टीम को हर कोने, दीवार, फर्श और किताबों की अलमारियों की जांच का आदेश दिया। उन्हें यकीन था कि सुराग लाइब्रेरी में ही छिपा है। प्रणव ने लाइब्रेरी के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। श्री वर्मा ने बताया कि रमेश चंद्र जी एक रहस्यमयी पुरानी किताब की तलाश में थे, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। रमेश जी अक्सर पुराने आर्काइव सेक्शन में जाते थे, जहां सदियों पुराने दस्तावेज और नक्शे रखे थे। प्रणव ने वहां जाकर जांच शुरू की। एक पुराने नक्शे पर प्रणव की नजर पड़ी, जिसमें लाइब्रेरी के ऐसे कमरे और रास्ते थे जो अब नहीं दिखते। नक्शे के मुताबिक रीडिंग रूम की एक दीवार के पीछे एक गुप्त गलियारा था, जिसे आज एक भारी अलमारी ने ढक रखा था। प्रणव को पहला सुराग मिल गया था। प्रणव पुराने नक्शे के साथ रीडिंग रूम पहुंचे। दीवार के पास भारी अलमारी थी, जिसे हिलाना मुश्किल था। उन्होंने अलमारी की किताबें हटाईं और लकड़ी पर एक अलग सा निशान देखा। निशान पर दबाव डालने पर कुछ नहीं हुआ। नक्शे पर ज्ञान की तीसरी आंख लिखा था। प्रणव ने तीसरी शेल्फ की किताबें देखी। तीसरी शेल्फ की एक किताब को दबाते ही अलमारी खिसक गई और पीछे एक संकरा अंधेरा रास्ता खुल गया। टीम हैरान रह गई। लाइब्रेरी में सचमुच गुप्त रास्ता था। गुप्त मार्ग संकरा, अंधेरा और सीलन भरा था। टॉर्च की रोशनी में टीम नीचे बेसमेंट की ओर बढ़ी। सीढ़ियां एक पुराने कमरे में जाकर खत्म हुई,
जहां से एक दरवाजा लाइब्रेरी के स्टाफ रूम के पीछे खुलता था। इसका मतलब था कि कोई गुप्त रास्ते से रीडिंग रूम में आ जा सकता था, बिना किसी को पता चले। कर्मचारियों की सूची में सुरेश नामक सहायक पर शक गया, जिसे लाइब्रेरी के हर कोने की जानकारी थी और जो पुराने नक्शों में दिलचस्पी रखता था। प्रणव ने सुरेश पर नजर रखने का आदेश दिया। प्रणव ने सुरेश को पूछताछ के लिए बुलाया। लाइब्रेरी में सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सुरेश की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे वह कोई राज छुपा रहा हो। प्रणव ने सवालों की बौछार कर दी। क्या तुम्हें गुप्त रास्ते के बारे में कुछ पता है? सुरेश ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी आवाज में डर और घबराहट थी, जो उसके चेहरे पर भी साफ दिख रही थी। सुरेश ने गुप्त रास्ते की जानकारी से इनकार किया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। प्रणव को महसूस हुआ कि सुरेश कुछ छुपा रहा है। उसके हाव भाव और बार बार नजरें चुराना सब कुछ संदेह को और गहरा कर रहा था। प्रणव ने रमेश चंद्र के घर की तलाशी ली, जहां एक पुरानी अलमारी के पीछे छुपी एक डायरी मिली। यह डायरी धूल से ढकी थी, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। उसमें लिखा था, खजाना यही है, लेकिन एक और व्यक्ति इसके पीछे है, सुरेश। डायरी के पन्नों में कई रहस्यमयी संकेत और पुराने झगड़ों का जिक्र था। डायरी से पता चला कि सुरेश और रमेश चंद्र के परिवारों में पुरानी दुश्मनी थी। दोनों परिवारों के बीच वर्षों से चली आ रही कड़वाहट और अविश्वास की दीवारें थीं, जिनका असर आज भी दिख रहा था। सुरेश के घर की तलाशी में एक संदूकची मिली, जिसमें पुराने पत्र और दस्तावेज थे। इन पत्रों में परिवार के इतिहास और गुप्त खजाने के सुराग छुपे थे, और वही गुप्त रास्ते का नक्शा मिला, जिसे सुरेश ने छुपा रखा था। नक्शे में लाइब्रेरी के नीचे बने गुप्त तहखाने का जिक्र था। पत्रों से खुलासा हुआ कि दोनों परिवार लाइब्रेरी के खजाने वाली किताब की तलाश में थे। ये किताब सिर्फ खजाने की चाबी ही नहीं, बल्कि दोनों परिवारों के बीच की सच्चाई भी छुपाए हुए थी। सुरेश के परदादा ने रमेश चंद्र के परदादा को धोखा दिया था। यह धोखा सिर्फ खजाने के लिए नहीं, बल्कि परिवार की इज्जत और विरासत के लिए भी था। यह दुश्मनी पीढ़ियों तक चली। हर पीढ़ी ने अपने अपने तरीके से इस रंजिश को जिया और आगे बढ़ाया। अब सुरेश और रमेश चंद्र उसी किताब के पीछे थे। दोनों को उम्मीद थी कि किताब उनके परिवार की किस्मत बदल सकती है। प्रणव को अब मकसद और कड़ी दोनों मिल चुकी थी। अब उसके पास सबूत थे कि यह सिर्फ खजाने की तलाश नहीं, बल्कि एक पुरानी दुश्मनी की कहानी भी है, जो आज भी जिंदा है। प्रणव ने सुरेश को सबूतों के साथ दोबारा बुलाया। इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। लाइब्रेरी की शांत दीवारों के बीच दोनों के बीच एक अनकहा तनाव महसूस हो रहा था। प्रणव के हाथ में सबूतों की फाइल थी, जिसमें कई पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं। सुरेश की आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे वह कोई बड़ा राज छुपा रहा हो। सुरेश घबरा गया और सच बोलने को मजबूर हो गया। उसने कांपती आवाज में कबूल किया कि वह बहुत समय से इस बोझ को अपने दिल में छुपाए बैठा था। उसके चेहरे पर पछतावे की झलक थी, मानो वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा हो। सुरेश ने बताया कि उसके दादाजी ने उसे खजाने वाली किताब और दुश्मनी की कहानी बचपन में सुनाई थी। दादाजी ने हमेशा चेतावनी दी थी कि यह किताब सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि खतरे से भी भरी है। उन्होंने कहा था कि इस किताब के पीछे कई पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही है, और जो भी इसके करीब जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। जब उसने रमेश चंद्र को किताब की खोज में देखा, तो पुरानी दुश्मनी जाग उठी। सुरेश के मन में पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। उसे लगा कि रमेश चंद्र भी उसी खजाने के पीछे है, जिसके लिए उसके परिवार ने बहुत कुछ खोया था। उसे लगा अब बदला लेने का वक्त है। उसके भीतर वर्षों से दबा गुस्सा और दर्द एक साथ बाहर आ गया। उसने ठान लिया कि वह रमेश चंद्र को सबक सिखाएगा, ताकि कोई और उस किताब के पीछे न जाए। उस रात रमेश चंद्र गुप्त रूप से लाइब्रेरी में रुके थे। लाइब्रेरी की खामोशी में उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर हर चीज रहस्यमयी लग रही थी। सुरेश गुप्त रास्ते से रीडिंग रूम पहुंचा। दोनों में हाथापाई हुई। किताब की तलाश में दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। किताब की अहमियत ने दोनों को अंधा कर दिया था। सुरेश ने गुस्से में रमेश चंद्र का गला दबा दिया। उस पल सुरेश के दिमाग में सिर्फ बदला था,
उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रमेश चंद्र खुद को छुड़ा नहीं पाए। उनकी मौत दिल का दौरा लगने जैसी लगी, लेकिन असल में यह हत्या थी। सबको यही लगा कि रमेश चंद्र की मौत अचानक हुई, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सुरेश ने बड़ी चालाकी से सबूत छुपा दिए। सुरेश ने रमेश चंद्र के हाथ में दूसरी किताब थमा दी और असली किताब लेकर गुप्त रास्ते से भाग गया। उसने यह सब इतनी सफाई से किया कि किसी को शक भी नहीं हुआ। असली किताब अब सुरेश के पास थी और वह जानता था कि इसके रहस्य को सिर्फ वही समझ सकता है। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया ताकि कोई शक न करे। लाइब्रेरी फिर से शांत हो गई, लेकिन उस रात की कहानी हमेशा के लिए किताबों में दर्ज हो गई। सुरेश के दिल में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही डर भी कि कहीं यह राज फिर से बाहर न आ जाए। सुरेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे लगा था वह किताब उसके परिवार का हक है। प्रणव ने कहा, तुमने सम्मान के लिए नहीं, लालच के लिए हत्या की। सुरेश ने बताया कि किताब कहाँ छिपाई है। वह किताब उसके घर के तहखाने में मिली, बहुत प्राचीन और दुर्लभ। किताब में खजाने का नक्शा और रहस्य थे, लेकिन उसकी कीमत एक जान से ज्यादा नहीं थी। सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ था। लाइब्रेरी का रहस्य सुलझ चुका था। प्रणव ने टीम को धन्यवाद दिया। हर कहानी के पीछे एक और कहानी छिपी होती है। अगली सुबह शहर में शांति थी। अखबारों में डिटेक्टिव प्रणव की कामयाबी की खबरें थीं। सुरेश को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। वह बेशकीमती किताब सरकार ने म्यूजियम में रखने का फैसला किया। कुछ हफ्तों बाद ज्ञान सागर लाइब्रेरी फिर से खुल गई। अब वहां डर नहीं, बल्कि न्याय की शांति थी। लोग फिर से लाइब्रेरी आने लगे, लेकिन रीडिंग रूम की कहानी सबको याद रहती। यह कहानी सिखाती थी कि ज्ञान जोड़ता है, तोड़ता नहीं। डिटेक्टिव प्रणव अगली केस की फाइल पढ़ रहे थे। उनके लिए यह मामला बंद हो चुका था, लेकिन मन में एक सवाल था, क्या गलती किताबों की थी या इंसान की नीयत की? उन्होंने कॉफी का कप उठाया और शहर में न्याय बनाए रखने के अपने काम में फिर से जुट गए।